वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र यानी कि हमारा प्यारा भारत देश, जो कि इस वक्त अपने 18वें जनरल इलेक्शंस के प्रोसेस से होकर गुजर रहा है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम भारत के इलेक्शन सिस्टम, मुख्य चुनाव, उससे पहले की तैयारियां और पूरे प्रोसेस को आसान शब्दों में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है द मिडिल क्लास ओपिनियन पर। दोस्तों, भारत के संविधान में भारत देश को एक पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रदान किया गया है, यानी कि लोकतांत्रिक सत्ता का एक ऐसा सिस्टम जिसमें हेड ऑफ द स्टेट यानी कि प्रेसिडेंट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि प्राइम मिनिस्टर दो सेपरेट पोस्ट होती है। इसमें हेड ऑफ द स्टेट यानी कि देश का प्रमुख तो राष्ट्रपति को कहा जाता है, लेकिन देश हित में ज्यादातर फैसले प्रधानमंत्री ही करता है। अनलाइक यूएस और रशिया जैसे देशों के ज्यादातर फैसले प्रेसिडेंट खुद लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। दोस्तों, भारत में प्रधानमंत्री चुनी हुई पार्टी या फिर अलायंस यानी कि गठबंधन का लीडर होता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्य प्रणाली और यूनियन ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है, और साथ ही प्रेसिडेंट का मुख्य सलाहकार भी होता है। अब बात आती है कि हमारे देश में आखिर कितने प्रकार के मुख्य इलेक्शंस होते हैं जिनमें जनता की भागीदारी शामिल होती है। तो आपको बता दें कि हमारा देश भारत 28 राज्यों और 8 यूनियन टेरिटरीज यानी कि 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है, और इन राज्यों में भी सेंटर की तरह हेड ऑफ स्टेट है जिन्हें हम गवर्नर कहते हैं, और हेड ऑफ गवर्नमेंट है जिन्हें हम चीफ मिनिस्टर या फिर मुख्यमंत्री भी कहते हैं। वहीं 8 में से 2 यूनियन टेरिटरीज यानी कि दिल्ली और पुडुचेरी की अपनी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबलीज और यूनियन ऑफ मिनिस्टर्स है, और इसीलिए ये कुछ हद तक राज्यों का दर्जा भी दिया जाता है, और जहां जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि यानी कि मुख्यमंत्री होते हैं। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो पीएम और सीएम ही दो मोस्ट एक्टिव कंपोनेंट होते हैं जो कि हमारे देश में सरकारों को रिप्रेजेंट करते हैं, और इन दोनों का चुनाव जनता द्वारा क्रमशः लोकसभा इलेक्शंस और स्टेट असेंबली इलेक्शंस द्वारा किया जाता है। तो आइए अब एक एक करके समझते हैं कि इन दोनों इलेक्शंस में क्या फर्क होता है। सबसे पहले बात अगर लोकसभा इलेक्शंस की जाए तो लोकसभा इलेक्शंस में भारत के 18 साल से ऊपर के नागरिकों द्वारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि मेंबर ऑफ लोकसभा को चुनकर लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में शामिल किया जाता है। लोकसभा इलेक्शंस को आमतौर पर पार्लियामेंट्री जनरल इलेक्शंस भी कहा जाता है। वहीं इस इलेक्शन में मेजॉरिटी ऑफ वोट पाने वाली पार्टी या फिर गठबंधन के मुखिया को हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है। यह इलेक्शंस देश में हर 5 साल में होते हैं, और मौजूदा लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं। तो वहीं अगर बात स्टेट असेंबली इलेक्शंस की जाए तो ये इलेक्शंस हर 5 साल पे भारत के हर राज्य में होते हैं। इनमें जनता द्वारा चुने गए कैंडिडेट्स को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलएस कहते हैं, और आम भाषा में देखा जाए तो इस इलेक्शन को किसी राज्य को उसका मुख्यमंत्री दिलाने के लिए करवाया जाता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तरह इसमें भी बहुमत हासिल करने वाली पार्टी या फिर गठबंधन के लीडर को उस राज्य का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाता है, और फिर वही चुना गया मुख्यमंत्री उस राज्य के लिए अहम फैसले करता है। वहीं अगर स्टेट असेंबली की सीटों के बारे में बात करें तो एक राज्य की स्टेट असेंबली की सीटें उसके पॉपुलेशन और उसके साइज यानी कि उसके क्षेत्रफल पर डिपेंड करती है। तो दोस्तों, मोटे तौर पर देखा जाए तो ये दो मुख्य चुनाव होते हैं जिनमें जनता की भागीदारी होती है। इसके बाद आइए जानते हैं नामांकन से लेकर के नतीजों तक के प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, अगर चुनाव होने से पहले की तैयारियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो वोटर्स लिस्ट यानी कि मतदाता सूची तैयार की जाती है, जिसके लिए देश के हर 18 साल के ऊपर के नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि वो खुद अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाए या फिर एज अ वोटर अपना रजिस्ट्रेशन करवाए। दोस्तों, आपको बता दें कि इलेक्शंस को ठीक ढंग से संचालित कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि ईसीआई पर होती है। इसलिए इलेक्शन से पहले ईसीआई नामांकन, मतदान और वोटों की गिनती की डेट रिलीज करती है। इलेक्शन के डेट की घोषणा के दिन से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। चुनाव प्रचार के लिए पार्टियों को सरकारी संसाधनों को उपयोग करने की अनुमति नहीं होती है, और आचार संहिता के नियमों के अनुसार मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाता है। वहीं जहां तक कैंडिडेट्स की बात करें तो पार्टी से टिकट मिलने के बाद प्रत्याशी यानी कि कैंडिडेट्स चुनाव आयोग द्वारा दी गई डेट तक या फिर उससे पहले अपना नामांकन दर्ज करवाते हैं, और जिसके बाद शुरू होते हैं इलेक्शंस। दोस्तों, इलेक्शंस के दिन मतदान के लिए सरकारी स्कूल व कॉलेजों को मतदान केंद्र के रूप में चुना जाता है, और सरकारी कर्मचारियों को मतदान केंद्रों में
ड्यूटी पर लगाया जाता है। वहीं वोट डालने के लिए पिछले कुछ सालों से बैलेट पेपर को छोड़कर ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके थ्रू वोटर्स अपने पार्टी के चुनाव चिन्ह के सामने वाला बटन दबाकर अपनी पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी को अपना कीमती वोट दे सकते हैं। वहीं चुनाव का प्रोसेस खत्म होने के बाद ईवीएम मशीन को भारी सुरक्षा के बीच एक मजबूत कमरे में जमा किया जाता है और चुनाव के विभिन्न चरण पूरे हो जाने के बाद निर्धारित डेट पर वोट्स की गिनती होती है, जिसके बाद सबसे ज्यादा वोट पाने वाले प्रत्याशी को विजेता घोषित कर दिया जाता है। सबसे अधिक सीट हासिल करने वाली राजनीतिक पार्टी या फिर राजनीतिक गठबंधन को राष्ट्रपति द्वारा सही सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। पर यह ध्यान रहे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या फिर गठबंधन को सदन में वोटों का साधारण बहुमत यानी कि कम से कम 50% वोट हासिल करके विश्वास मत के साथ सदन में अपना बहुमत साबित करना आवश्यक होता है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन ये भी एक कड़वा सत्य है कि अभी तक इसकी चुनाव प्रणाली में पूरी तरह से स्थिरता और मजबूती नहीं आई है। आए दिन ईवीएम हैकिंग और मतदान केंद्र पर होने वाले बवाल जैसे मुद्दे सामने आते रहते हैं। वहीं कई बार यहाँ के वोटर्स भी देश हित को छोड़कर अपने निजी स्वार्थ को देखते हुए वोटिंग करते हैं। दुनिया के सबसे सशक्त और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की चुनाव प्रणाली का इस तरह अस्थिर और खोखला होना एक चिंता का विषय है।